नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आने वाले 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन 28 सीटों में सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है। ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त क्या स्थिति है, जातिगत समीकरण क्या है और वहां की मतदाता, वहां की जनता के दिलो दिमाग में इस वक्त किस प्रत्याशी की छाप छोड़ी हुई है, ये हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारी टीम, हमारे जो विशेष संवाददाता हैं वैभव गुप्ता, इसके साथ ही हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और इसके साथ ही पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और वहां की नब्ज जो है उसे टटोलने की हम सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे। वैभव सर, सबसे पहले तो आपसे यहाँ की यही समझना चाहेंगे कि आप इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं। 28 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में ही सीटें हैं, जिस पर दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से जोर लगा रही हैं। वहां की स्थिति अभी आप क्या देख रहे हैं, मतदाताओं के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो आप बताइए। बिल्कुल जया, अनादि परिवार की टीम ग्वालियर आ पहुंची है। बेहद महत्वपूर्ण है ग्वालियर की 2 सीटें, इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें। प्रत्येक सीट पर हम लोग जाएंगे और जमीन पर जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि मतदाता के मन में क्या है, प्रत्याशी किस तरह से चुनावी तैयारियों को कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी से। सर, क्या कहता है आपका अनुभव, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। 16 जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, सिंधिया का भविष्य भी तय होगा। इसके साथ ही आने वाला वक्त जो होगा, जो मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में बहुत सारे जवाब देगा, उसका आंसर भी अब मिलने वाला है। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग का चूंकि यहाँ पर 16 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या में दल बदल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन इस दल बदल पे मैंडेट जनता देगी, जनता डिसाइड करेगी कि यह दल बदल ठीक था या ये दल बदल गलत था, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद वो वापस जनता की अदालत में मौजूद है। आज जनता की अदालत में मौजूद है, वो अपने कारण बता रहे हैं कि हमने क्यों कांग्रेस छोड़ी, हमने क्यों कमलनाथ सरकार को गिराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगभग सभी क्षेत्रों में जाकर ये बात बोल के आए हैं और मुझे लगता है कि डिसाइड जनता को करना है कि ये दल बदल ठीक था, सरकार को गिराना ठीक था या नहीं थी। हम हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच जाके बात करेंगे। कमलनाथ ने कर्ज माफी का बहुत बड़ा वादा किया था, कई जगह किसानों के कर्ज माफ भी हुए हैं, लेकिन कई जगह किसानों में इस चीज को लेकर असंतोष है। अनादि टीवी ने ग्राउंड रियलिटी चेक की थी कर्ज माफी की। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में हमने खास करके जिन विधानसभा क्षेत्रों में 28 विधान क्षेत्रों में जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर किया था और दोनों तरह की चीजें देखने को मिली। छोटे छोटे किसानों के कुछ कर्जे माफ हुए। सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का वादा किया था कमलनाथ ने, लेकिन वो 2 लाख रुपए का कर्जा तो माफ नहीं हुआ। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, कई जगह किसान ये भी कह रहे हैं कि वो 2 लाख रुपए का कर्जा भी उनका माफ हुआ। तो ये अपने आप में ताज्जुब की बात है, क्योंकि सरकार तो अभी कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि अगर हम वापस सत्ता में आ गए, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है कांग्रेस के सामने, सभी 28 सीटें जीतना, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटें जीतना है और 9 सीटें जीत के वो अपनी सरकार में बरकरार रह सकती है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है। सर, कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करनी थी इन चुनावों को लेकर, लेकिन हमने देखा कि बीजेपी ने वर्चुअल तरीके से संवाद किया। बीजेपी के नेता जनता के बीच में पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सक्रिय बने रहे। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगते और आज वो आरोप सही भी साबित हुए। कमलनाथ इस युद्ध में अकेले कहीं खड़े नजर नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ ने जो कांग्रेस के अंदर जो जागीरदारी प्रथा है, मुझे लगता है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका बहुत ज्यादा, जमीनी राजनीति से कमलनाथ का कभी वास्ता नहीं रहा है। वो हमेशा दिल्ली की राजनीति करते रहे। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र तक उनकी अपने आप को उन्होंने सीमित रखा है, अपने कुछ समर्थकों तक अपने आप को सीमित रखा। लेकिन अब वो कांग्रेस की उस राजनीति में आए, चूंकि अफसरों को भी बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, जो छिंदवाड़ा में पोस्टेड रहे या जो दिल्ली में उनके साथ में रहे, केवल अफसर शाही के उसी स्वरूप को वो पहचानते थे। लिहाजा उनको यहाँ पर दिग्विजय सिंह पर भरोसा करना पड़ा। और मुझे जो लगता है कि जो कांग्रेस गिरी, कमलनाथ हमेशा कहते रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे संपर्क में है और मैं जब चाहे तब 10 विधायकों का दल बदल करा सकता हूं, लेकिन वो तो ये सब कुछ नहीं कर पाए। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कब सिंधिया पूरी अपनी टीम लेके और कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो जिस भरोसे में रहे उसके बाद का उनका स्वरूप बदला है। पिछले 6 महीने से कांग्रेस में जो भी डिसीजन हो रहे हैं वैभव, वो कमलनाथ खुद कर रहे हैं। कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने टिकट बांटे हैं, किसी की उन्होंने नहीं सुनी, जो उन्होंने सर्वे वगैरह करा है, तो जो बेहतर ऑप्शन कमलनाथ के पास हो सकते थे उम्मीदवारों के चयन के, वो उन्होंने किए। लेकिन इस उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा इशू जो है, कांग्रेस जो कह रही थी बिकाऊ टिकाऊ का, दल बदल का, वो इशू कांग्रेस ने खुद खत्म कर लिया। कांग्रेस ने कई सारे लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आया, उन लोगों को टिकट दिया क्योंकि उसके पास कार्यकर्ता ही नहीं थे चुनाव लड़ने लायक। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा था कि पूरी 230 सीटों पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक ग्वालियर में काम किया है और बेहतर तरीके से ग्वालियर की नब्ज को समझते हैं। सर, क्या बदलाव दिख रहा है? पहले तो आपने ग्वालियर का वो रूप भी देखा जब इन सड़कों पर पीछे गड्ढे हुआ करते थे, आज सड़कें थोड़ी सी ठीक हैं। बिल्कुल बेहतर स्थिति में तो शहर दिख रहा है, क्योंकि एक दशक बहुत होता है किसी भी शहर के लिए। और सबसे बड़ी दिलचस्प चुनाव इसलिए भी दोनों सीटों पर कि 4 में से 3 प्रत्याशी सिंधिया समर्थक रहे। जो कांग्रेस उम्मीदवार रहे हैं सुनील शर्मा, वो भी सिंधिया समर्थक हैं, जिनको मैदान में उतारा है। और जिन दोनों ने बगावत की थी, प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल, वो दोनों भी सिंधिया समर्थक हैं। सतीश सिकरवार जरूर बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं और अब वो कांग्रेस में आ गए। उनके भाई सतपाल नीटू, वो विधायक रहे मुरैना जिले से। उन्होंने पिछली बार अपना दावा छोड़ दिया था कि भाई सतीश सिकरवार के लिए, और सतीश सिकरवार यहाँ से पार्षद रहे हैं। इस चुनाव में एक दिलचस्प बात यह भी है कि अभी तक नीटू और उनके परिवार ने बीजेपी नहीं छोड़ी है, लिहाजा इस चुनाव मैदान में वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो मुरैना में भी नहीं दिख रहे हैं। तो जाहिर है कि वो पर्दे के पीछे काम कर ही रहे होंगे, और शायद इस उम्मीद में कि दोनों दलों में कोई ना कोई, जैसे कि ग्वालियर में हमने परंपरा देखी है कि माधवराव सिंधिया बीजेपी में रहे थे, राजमाता भाजपा, माधवराव सिंधिया कांग्रेस, राजमाता बीजेपी में, यशोधरा राजे की हम बात करें, और अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे भटनागर जी ने पूरे विस्तार से बताया कि 16 सीटों पर चुनाव है, और ग्वालियर चंबल में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ये माना जाएगा कि सिंधिया की पकड़ है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो पिछली बार जो ग्वालियर चंबल में बम्पर जीत मिली थी वो सिंधिया की देन नहीं थी, वो कमलनाथ उनकी टीम की मेहनत थी। तो लिहाजा ग्वालियर इसलिए भी महत्वपूर्ण है सिंधिया के लिए। और दूसरा मुरैना की 5 सीटें हैं और बीजेपी का वहाँ खाता भी नहीं खुला था। तो ये दोनों चीजें बताएंगी कि सिंधिया के शहर में कितना प्रभाव है, क्योंकि अब बीजेपी में आने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि सिंधिया समर्थक, जबकि बीजेपी में ऐसा होता नहीं था। पहले जो भी आता था वो भाजपा का कहलाता था, लेकिन ये लोग अभी भी कहलाते हैं कि सिंधिया समर्थक मैदान में, सिंधिया समर्थक मंत्री है, सिंधिया समर्थक ये है। तो ये है, या तो ये मजबूत होगा या ये हटेगा। कांग्रेस कहती है कि सिंधिया के कारण नहीं, कांग्रेस के कारण जीत मिली, शायद गलत है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि ग्वालियर में जो प्रत्याशी उतारे हैं कांग्रेस ने वो सिंधिया समर्थक ही हैं, तो शायद सिंधिया का तोड़ अब तक कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पूरी कांग्रेस यहाँ से अगर 3 से 4 दशक की बात करें तो कांग्रेस माधवराव सिंधिया और 1.5 दशक से ज्योतिरादित्य सिंधिया भले गुना से प्रत्याशी जीतते रहे हों, लेकिन उन्होंने ग्वालियर में अपनी पेड़ नहीं छोड़ी। तो पूरी जमावट, जिला अध्यक्ष से लेके मंडल तक जो भी कांग्रेस में संगठन होता था, वो पूरी जमावट उनकी थी। लिहाजा जब वो गए तो हमने देखा किसी 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, 76,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाने की बात हुई और बड़ी संख्या में उसके पहले कार्यकर्ता आ गए थे। तो जाहिर सी बात है कि संगठन कांग्रेस के पास यहाँ बचा नहीं है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अब जो कांग्रेसी बचे वो प्योर कांग्रेसी बचे, वो सिंधिया के नहीं है, वो कमलनाथ के नहीं है, वो दिग्विजय के नहीं है। लेकिन ये कहना भी शायद अभी जल्दीबाजी होगी। हाँ बिल्कुल जया, चुनाव का वक्त है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में हम देखते हैं कि प्रत्याशी सड़कों पर होते हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर होते हैं, वैसा जोश शायद ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रहा। कोरोना का डर भी है और भी क्या कारण हम जान लेते हैं अपने संपादक प्रकाश भटनागर जी से। सर, हम कल से ग्वालियर में हैं और अब तक शायद हमको उस तरह की सियासत नहीं देखने को मिल रही, ना बैनर है, ना होर्डिंग है, ना प्रत्याशी है। लेकिन मुझे लगता है कि वैभव ये चुनाव हटके हैं और ये उम्मीदवारों पर केंद्रित चुनाव है। हाँ, दोनों पार्टियां मैदान में है, कांग्रेस मैदान में है, बीजेपी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनके यहाँ पर आई है, 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसका अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना का असर है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क का, हाईकोर्ट ने भी रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव की अपनी तैयारियों के सिलसिले में जितनी भीड़ जुटानी थी, जितनी बड़ी सभाएं करनी थी, वो सब कुछ कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो मंडल स्तर की जो बैठकें कर रहे हैं उसमें व्यस्त है, तो सड़क पे आपको प्रचार का वैसा जोर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा चुनाव जो है घर घर तक पहुंचने का है। और मुझे लगता है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़े, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, उसकी जो वर्किंग है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ज्यादा कामयाब होती नजर आएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिखती है। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रवक्ताओं की जो है उनको भेज रखा है ग्वालियर में, लेकिन नेता मैदान से नदारत है, कार्यकर्ता मैदान में नहीं है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने दिक्कत इसीलिए है क्योंकि सिंधिया के प्रभाव में कांग्रेस के अंदर हर जगह की कांग्रेस, आप महाकौशल में देखेंगे तो कांग्रेस पर कमलनाथ का प्रभाव था, आप ग्वालियर चंबल संभाग में देखेंगे तो यहाँ पे पूरी कांग्रेस सिंधिया के हिसाब से तय होती थी। तो हर जगह अब आप विंध्य में जाएंगे तो वहाँ अजय सिंह के हिसाब से, अर्जुन सिंह के हिसाब से तय होती थी। तो जिस तरह का कांग्रेस में कल्चर है, उसी का खामियाजा उस समय कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। सर, इंदौर से के मिश्रा को ग्वालियर भेजा जाता है ताकि वो सिंधिया पर आरोप लगाएं, सियासी तैयारी करें, तो क्या ग्वालियर चंबल संभाग का नेता नहीं था? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता सिंधिया के सामने बहुत खुल के नहीं बोलते। के मिश्रा हमेशा खुल के बोलते रहे, लेकिन वो कोई नए आरोप नहीं लगा रहे। कोई ऐसी नई चीज, कोई ऐसा नया आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पे लग रहा हो, वो मुझे नहीं लगता। वो सारे पुराने आरोप है जिनको लेके वो बार बार कह रहे हैं। मुझे लगता है ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर खास करके जो सिंधिया के समर्थक क्षेत्र है, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर सिंधिया के समर्थक इन सब आरोपों को सुन चुके हैं और उसके बावजूद सिंधिया के साथ है लोग। खास करके आप देखेंगे गुना में मतलब हमेशा से अगर कोई सिंधिया मैदान में हुआ तो पहली बार इतिहास में ऐसा मौका हुआ है जब एक सिंधिया वहां चुनाव हारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हारे थे, उससे पहले कभी भी गुना के अंदर राजमाता का संसदीय क्षेत्र विजयराजे सिंधिया जी का, माधवराव सिंधिया ने वहां से चुनाव लड़े। जब भी उन्हें ग्वालियर में कोई रिस्क महसूस हुई वो तत्काल गुना शिफ्ट हुए और वहां पर एक ही सिंधिया मैदान में रहा, चाहे वो कांग्रेस से रहा हो चाहे बीजेपी से रहा हो, और हमेशा उन्हें जीत मिली है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसको कोशिश तो करना पड़ेगी, सरकार में वो वापस आने के लिए कमलनाथ बकायदा बार बार आत्मविश्वास भी जाहिर कर रहे हैं। एक मनोबल बनाए रखने का अपने कार्यकर्ताओं का जो संदेश देना चाहिए वो कमलनाथ देने में मुझे लगता है सफल है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत थोड़ी अलग है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है, लेकिन जो ग्वालियर चंबल संभाग की जो पूरी भूमि है ये पहले बीड़ों के लिए जानी जाती थी, डकैतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब ग्वालियर चंबल की ज़रूरतें क्या हैं, इस पर मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, बदलाव आया है, छवि भी बदली है, लोग भी बदले हैं, बीहड़ भी नहीं रहे उतने, डकैत भी नहीं रहे, तो अब ज़रूरतें क्या है? देखिए, ज़रूरत है तो जैसे कनेक्टिविटी की, लेकिन यहाँ दिक्कतें हैं क्योंकि एयरबेस जो है वो वायुसेना का है, उतनी सारी कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 है, लेकिन इसके बाद भी वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसा एनसीआर क्षेत्र का होना था, जबकि ग्वालियर का एक बड़ा हिस्सा उसमें आता है। दूसरी एक बड़ी बात है कि जो एक राजघराने के प्रति जो मोह था लोगों का, वो उसी मोह में लोग वोटिंग करते रहे। सिंधिया ने जरूर, हम कह सकते हैं कि पुरानी जब रियासत थी तो उन्होंने यहाँ तिगरा डैम बनवाया, यहाँ के अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, शताब्दी जैसी ट्रेन माधवराव सिंधिया ने दी रेल मंत्री रहते हुए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नहीं दे पाए जिसकी क्षेत्र को दरकार थी, इसको भी और गुना को भी। तो निश्चित तौर पर उनको सोचना चाहिए कि इतने बड़े संसदीय क्षेत्र का इतने लंबे समय तक और इतने पावर के साथ कि वो जब कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री भी रहे, अब बीजेपी में भी वो संभावना केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र के विकास के लिए जो चीजें होना थी तो मुझे लगता है उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस की जो बात हो रही है, चंबल वे एक्सप्रेस की बात हो रही है, चंबल नदी का पानी आप सोचिए मुरैना लगा हुआ है, वहां तक नहीं पहुंच पाया जिसकी अभी घोषणा हुई है। चंबल के उस पार राजस्थान है और चंबल के इस पार मुरैना है, दोनों के शहरों का आपको आप जाएंगे पुल के उस पार और पुल के इस पार, तो ये दोनों का अंतर आपको साफ देखने को मिलेगा। सड़कें जरूर हम देख रहे हैं कि एनडीए सरकार आने के बाद हम एक सड़क हमने वो भी देखी कि भोपाल से ब्यावरा तक 4 घंटे लगते थे और पूरे अस्थि पंजर हिल जाते थे, और अब 6 घंटे में ग्वालियर भी आ गए हैं। तो ये एक बदलाव है, लेकिन ये बदलाव इसका जनता को फायदा उतना मिलना चाहिए कि जैसे एजुकेशन की बात करें, ग्वालियर में बहुत बड़े एजुकेशन सेंटर हैं, लेकिन उनका उतना नाम नहीं है कि आप उसको किसी मध्य प्रदेश के लेवल पे
या देश के लेवल में आप उसको गिनती में रख सको। हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ सुविधाओं के चक्कर में ये आदमी या तो दिल्ली भागता है। हमने देखा कि जो कोरोना जैसी पूरी बीमारियों में बीजेपी कांग्रेस के नेता या तो भोपाल भागे या दिल्ली भागे। तो इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है विचार होना चाहिए। वो सर बड़े बड़े नेताओं ने ग्वालियर में से चुनाव लड़ाया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए और सिंधिया पूरा घराना तो ग्वालियर पर ही फोकस है, फिर भी टोला का पिछड़ा रह गया। देखिए जैसे मैंने बताया, हमने रायबरेली भी देखा है विभव, हमने अमेठी भी देखा है। तो उनको हम बड़े वो तो दर्शन छोटे बिल्कुल कि परंपरागत उनको लगता है कि ये तो हमारा वोटर है, परंपरागत वोटर है, हमसे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए गुना में सिंधिया हारे, अमेठी में राहुल गांधी हारे। तो ये जनता बता रही है कि अगर जो चीज़ की उनको दरकार है अगर वो नहीं मिली, क्योंकि जो जिन लोगों ने बगावत की वो भी तो यही कह रहे हैं कि विकास के काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अगर आप पिछली बार विधायक थे तब वो विकास क्यों नहीं है जिसकी आप कह रहे थे कि कमलनाथ को करना था। तो इसका जवाब भी मुझे लगता है पब्लिक को उनको देना चाहिए। सर मेरा एक सवाल हो रहा है कि 15 महीने की सरकार के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ कहते हैं कि 15 महीने में ग्वालियर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने ग्वालियर की पूरी जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर सौंप रखी थी। तो क्या मुख्यमंत्री केवल वो छिंदवाड़ा के थे, मध्य प्रदेश के थे, या केवल दिल्ली से छिंदवाड़ा की फ्लाइट के थे? देखिए कमलनाथ की हमेशा राजनीति दिल्ली और छिंदवाड़ा तक ही केंद्रित रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका पूरा फोकस जो है छिंदवाड़ा के ऊपर था। बड़े बड़े बजट, बड़े बड़े विकास कार्य जिनको प्राथमिकता देने में उन्होंने छिंदवाड़ा को हमेशा प्राथमिकता दी। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में बन रहा है और उसके लिए जितना बजट कमलनाथ सरकार ने आवंटित किया था, मेरे एक डॉक्टर मित्र कहते थे कि इतने में मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं वो। तो निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा के प्रति, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के प्रति कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रवैया नहीं बदला। वो हमेशा से उनका एक अलग प्रबंधन है छिंदवाड़ा में चुनाव जीतने का, उसी प्रबंधन के सहारे वो करते थे। छिंदवाड़ा के विकास का, छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात करते थे, लेकिन वो जो छिंदवाड़ा का विकास मॉडल है वो छिंदवाड़ा तक सीमित होकर रहा, क्योंकि 15 महीने का समय बहुत आकलन करने के लिए ज्यादा भी नहीं होता है कि हम कहें कि 15 महीने में कोई आसमान के तारे तोड़ के ला देगा। अगर 13 साल में शिवराज सिंह चौहान सब कुछ नहीं कर सके, कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती है। और शिवराज सिंह चौहान को लेकिन जनता के बीच आप कितने सक्रिय हैं, ये एक अलग मैसेज जाता है। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान पहले हम देखते थे जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगातार जनता के बीच जाते थे, मौका अच्छा हो चाहे बुरा हो। और अब इस बार के 6 महीने में हम देखें तो कोरोना के दौर में उनकी शुरुआत हुई थी, चौथी बार मुख्यमंत्री पारी की, तो उन्होंने वल्लभ भवन में बैठकर, वो कभी वल्लभ भवन में इतना नहीं बैठे होंगे जितना वो इन 6 महीनों में वल्लभ भवन में बैठे, लेकिन लगातार जनता से संवाद। तो मुझे लगता है कि इसमें भी वो कामयाब रहे। तो जनता के बीच जाने की जो प्रवृत्ति है वो कमलनाथ नहीं, कमलनाथ का बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से राजनीति करने का वो रहा है। बातचीत में कमलनाथ बड़े सहज से लगते हैं। मैं उनसे 2 बार मिला, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास पहुंचना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है कि फीडबैक लेने में वो कमजोर रहे। उन्होंने पूरा भरोसा कुछ अफसरों पे किया, कुछ अपने राजनीतिक मित्रों पे किया, और वही उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। सर कमलनाथ जी ने जो कॉकस बनाया था वो खुद बनाया था, अपने आसपास जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था ये खुद उनकी चॉइस की। तो औपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा भी है कि जिन पर मैंने भरोसा किया उन्हीं ने मुझे दगा दिया। देखिए मुझे लगता है कि जो उनके बहुत ज्यादा नजदीकी थे वो आज भी उनके बहुत नजदीकी है, और उन्होंने तो कोई, चूंकि वो बहुत उनके सहयोगी थे, वो राजनीतिक नेता नहीं है, तो उन्होंने तो बेचारों ने कोई धोखा नहीं दिया। वो आज भी कमलनाथ के साथ खड़े हैं, आज भी कमलनाथ के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके राजनीतिक मित्र थे, मैं अब आप बहुत स्पष्ट बोलूंगा तो दिग्विजय सिंह पे सबसे ज्यादा भरोसा कमलनाथ को था। 93 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो कमलनाथ इस समय मुख्यमंत्री बने, लेकिन इससे पहले वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे कांग्रेस में। और 15 साल का जो अंतराल आया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, तो मध्य प्रदेश में उनकी वो भूमिका भी लगभग खत्म सी हो गई थी। इस बार तो वो खुद ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनकर सामने आए। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ को जमीन पे जो काम करना चाहिए था, उन्होंने टिकट बांटने में अभी भी सर्वे का सहारा लिया, सब चीजें की, लेकिन जमीन पे जाके खुद कांग्रेस को वो कितना समझे हैं, इसमें मुझे अभी भी संशय है। तो 3 सर्वे के बाद भी एक सीट पर नाम बदला। अब देखिए, नाम बदलना ये कांग्रेस के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कांग्रेस में या बीजेपी के अंदर लोग विरोध करते हैं, कार्यकर्ता अपनी बात बताते हैं, उसके आधार पर टिकट बदले जाते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। और कांग्रेस में तो कई ऐसे किस्से हुए जब बी फॉर्म भी बदल दिया लोगों ने, और जिनने बी फॉर्म बदलने का बहुत बड़ा घटनाक्रम किया था वो इस समय सारे से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में ये सब चीजें बड़ी सामान्य है। और चूंकि नेता बहुत ऊपर है,
और उसका जमीन से जुड़ाव नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर जमीन से जुड़ने वाला कोई नेता कांग्रेस के पास है तो वो दिग्विजय सिंह के अलावा और कोई नहीं है। बाकी सब अपने अपने एक सीमित क्षेत्र तक असर रखते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है कांग्रेस के जिनकी जमीनी पकड़ है। उसका कारण साफ है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो उनका जो तौर तरीका वो कांग्रेस में शायद और किसी के पास नहीं है। दिग्विजय सिंह थोड़े अलग तरीके से जनता के साथ जुड़कर राजनीति करते हैं। वहीं वैभव जी, एक सवाल मैं भी जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि 2 हमारे सीनियर आपके साथ वहां पर मौजूद हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की इस वक्त धरती पर आप खड़े हुए हैं, तो एक सवाल मैं भी जरूर पूछना चाहूंगी। 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की, जो कि पूरा खेल बदल सकती है, और यहाँ पर बसपा यानी बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने में बसपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस बार फिर से प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार क्या परिणाम हो सकते हैं? इस बार कैसे बसपा दोनों ही पार्टियों के वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है? ये सवाल जरूर पूछिएगा। बिल्कुल, प्रकाश भटनागर जी से हम सवाल पूछ लेते हैं। सर, बसपा भी चुनावी मैदान में है। ST/ST एक्ट को लेकर जो विरोध हुआ था, वो सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर चंबल संभाग की धरती पर हमने देखा था कि यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था। उसके बाद इसका लाभ लेने की कोशिश भी की गई। तो फिर एक बार बसपा चुनावी मैदान में है, और जिस तरह से भांडेर में, हालांकि वीडियोस को पुराना कहा जा रहा है, जिस तरह से फूलचंद बरैया का जो वीडियो सामने आया है, वो सबको लेकर क्या लगता है, बसपा चुनावी मैदान में बाजी मार पाएगी? देखिए, बसपा का ग्वालियर चंबल संभाग में खास करके उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे बीएसपी का असर रहा है, और बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटें जीतती भी रही है। लेकिन कभी बहुत ज्यादा असरदार वो तब होती है जब बहुजन जो दलित समाज है उसके साथ में यदि बैकवर्ड क्लास, तो इस चंबल संभाग के अंदर अभी तक बहुजन समाज पार्टी से जितने लोग जीते हैं वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार 28 सीटों पर वो पहली बार उपचुनाव मैदान में है, और ये एक रणनीति के तहत हो सकता है, क्योंकि जो पिछला असर हुआ था यहाँ पर, जो दलित और स्वर्ण संघर्ष हुआ था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, तो वो दलित वोट कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो सकता था यदि उसकी बीजेपी से नाराजगी बनी हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वैभव मैदान में होने का एक फायदा बीजेपी के खाते में जाएगा कि वो दलित वोट यदि कांग्रेस की तरफ नहीं गया और वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी सेफ पोजीशन में हो जाएगी। हो सकता है कुछ 1-2 सीटें जीत जाए बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो अगर किसी संभावना को प्रभावित कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की संभावनाओं को प्रभावित कर रही है। एक पुराना उदाहरण बताता हूँ, 1998 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने बड़े रणनीतिक स्तर पे जो है बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया था। कई ऐसी सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव कांग्रेस को हरा सकती थी, चुनाव खुद नहीं जीतती थी लेकिन कांग्रेस को हरा सकती थी, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे। जैसे भोपाल दक्षिण का ही उदाहरण ले लें, तो अगर वहां पर पीसी शर्मा उस समय चुनाव जीते थे पहली बार, तो केवल इसलिए जीते थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं थी। तो ऐसे रणनीतिक स्तर पर कई तरह की राजनीति होती है। अब इस समय मुझे लगता है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी की कोई रणनीतिक समझ बनी हो और उसके कारण 28 सीटों पर वो मैदान में है, ताकि जो दलित नाराजगी है अगर बीजेपी के प्रति वो है तो वो बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल जया, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें सामने आने में वक्त लगता है, और यही कोशिश और इसी कोशिशों में हम ग्वालियर चंबल संभाग की धरती पर पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, और पुराने जो ज़रूरतें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की जो ज़रूरतें हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अनादि टीवी उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और क्योंकि आप ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं, तो जरूरी है कि मतदाता क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उस नब्ज को भी टटोलने की कोशिश आप करिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका वैभव जी इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।